तो टाटा एलेक्सी के हालिया तिमाही नतीजों ने सबको कहना चाहिए हैरान कर दिया है। सोचिए, एक तरफ कंपनी की आमदनी लगभग वैसी की वैसी ही है, लेकिन उसका मुनाफा वो करीब 30% नीचे गिर गया है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई ऐसा हुआ कैसे? जब कमाई लगभग उतनी ही है तो फिर प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ सकती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले सीधे नतीजों पर ही नजर डालते हैं। देखते हैं कि बाजार को क्या उम्मीदें थीं और असल में हुआ क्या। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, ये पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफे में आई गिरावट है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, लगभग 30% की सीधी सीधी कमी। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अब जरा इसकी तुलना बाजार के अनुमान से करते हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि मुनाफा करीब 216 करोड़ रुपए होगा, लेकिन असल में नतीजा आया सिर्फ 109 करोड़ रुपए, मतलब उम्मीद से लगभग आधा। ये एक बहुत बड़ा मिस है। और देखिए, कहानी सिर्फ मुनाफे तक ही नहीं रुकी। जो आमदनी है यानी रेवेन्यू, वो भी पिछली तिमाही के 980 करोड़ से घटकर 953 करोड़ पर आ गई। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, आमदनी थोड़ी गिरी और मुनाफा बुरी तरह से गिरा। बाजार की उम्मीदों के हिसाब से ये एक बड़ी नाकामी थी। तो फिर से घूम फिरकर वही बड़ा सवाल, आखिर ये प्रॉफिट गया कहाँ? वजह क्या थी? मुनाफे में आई इस भारी गिरावट को समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, ऑटोमोटिव सेक्टर में जो मंदी चल रही है। दूसरी, इनका जो सिस्टम्स इंटीग्रेशन यानी SIS बिजनेस है, उसका लगभग ठप हो जाना। और तीसरी वजह है मार्जिन पर लगातार बढ़ता दबाव। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। देखिए, टाटा एलेक्सी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमोटिव यानी गाड़ियों के सेक्टर से आता है। अब हो ये रहा है कि यूरोप और अमेरिका में जो हालात हैं, उनकी वजह से बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां, जिन्हें इंडस्ट्री में OEMs भी कहते हैं, वो अपने खर्चों पर लगाम लगा रही हैं। और जब ये बड़ी कंपनियां अपना खर्च घटाती हैं तो इसका असर नीचे तक आता है और टाटा एलेक्सी जैसे पार्टनर्स के रेवेन्यू पर सीधा पड़ता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, SIS बिजनेस। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये कंपनी का वो हिस्सा है जो किसी क्लाइंट के लिए एक बड़ा वन टाइम प्रोजेक्ट पूरा करता है। इस तिमाही में हुआ ये कि इनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स या तो बहुत देर से चल रहे हैं या फिर कैंसिल ही हो गए। नतीजा, कमाई एकदम से नीचे गिर गई। इसीलिए अब मैनेजमेंट भी इसमें बदलाव कर रहा है। अब वो बड़े प्रोजेक्ट्स करने के बजाय रेगुलर सर्विस देने जैसे मॉडल पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर हम कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स को देखें ना, तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि ये विरोधाभासों से भरा एक बिजनेस है। जरा इस पर गौर करिए। ये कहानी के 2 बिल्कुल अलग पहलू दिखा रही हैं। एक तरफ ऑटोमोटिव और SIS जैसे बिजनेस हैं जो मुश्किल में है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हेल्थ केयर, इंडिया और जापान के ऑपरेशंस चमक रहे हैं। भारत में करीब 22% की शानदार ग्रोथ और जापान में तो देखिए लगभग 67% की जबरदस्त बढ़त। ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद कंपनी के कुछ इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस वक्त कंपनी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी उसका ऑटोमोटिव सेगमेंट ही है, क्योंकि ये कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। तो जब तक इस सेक्टर की गाड़ी पटरी पर नहीं लौटती, कंपनी पर दबाव तो बना ही रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हेल्थ केयर, भारत और जापान जैसे सेगमेंट्स में एक मजबूत रफ्तार बनी हुई है। ये जो उज्जवल पक्ष हैं, ये ऑटोमोटिव की कमजोरी को कुछ हद तक बैलेंस करने में मदद जरूर कर रहे हैं। तो ये तो हुई अब तक की बात, पर अब आगे क्या? यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? मैनेजमेंट का प्लान क्या है इस सिचुएशन से निकलने का? देखिए, कंपनी के CEO मनोज राघवन का कहना है कि वो इस तिमाही को एक स्थिर तिमाही मानते हैं। उनका जोर उन हिस्सों पर है जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे भारत 22% और जापान 67% की दर से बढ़ रहा है। वो ये भी मानते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मुश्किलें हैं, लेकिन कंपनी फिर भी बड़ी डील्स जीत रही है। तो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो ऑटोमोटिव सेक्टर की मंदी को मान रहे हैं, SIS बिजनेस को प्रोजेक्ट से हटाकर सर्विस वाले मॉडल पर ले जा रहे हैं, ग्रोथ के लिए भारत और जापान पर दाव लगा रहे हैं और बड़ी डील्स जीतना जारी रख रहे हैं, भले ही उन्हें लागू करने में थोड़ी देरी हो रही हो।
तो अगर इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले तो ऑटोमोटिव सेक्टर में सुधार के किसी भी संकेत पर। दूसरा, SIS बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल होती है या नहीं? और हाँ, हेल्थ केयर, भारत और जापान में ग्रोथ की ये रफ्तार बनी रहती है या नहीं? और आखिर में हम सब के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि टाटा एलेक्सी के लिए ये सिर्फ एक बुरा दौर है जो गुजर जाएगा, या फिर बिजनेस में कोई बड़ा परमानेंट बदलाव आ चुका है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.